इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरीके से जब क्लाइंट की इनकमिंग कॉल आती है तो हमें उनसे प्रॉपर डिटेल लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन आया। तो फ़ोन आते ही वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ है। कुछ भी नाम हो सकता है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक्स वाई जेड कंपनी से बात कर रहा हूँ। मुझे एग्जीबिशन स्टॉल के बारे में आपसे बात करनी थी। नेक्स्ट, हमारी टीम को क्या रिप्लाई करना चाहिए? हेलो सिद्धार्थ जी, वेलकम टू डिज़ाइन बुल्स। मेरा नाम नितिन कुमार है। बताइए मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकती हूँ? तो अगेन वो बोलेगा कि मैं पर्टिकुलर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हमने स्टॉल बुक कराया है और हम लोग उस स्टॉल को डेकोरेट कराना चाहते हैं। उसके बाद हमारी टीम का जवाब क्या होना चाहिए? हमारी टीम का जवाब होना चाहिए कि जी सिद्धार्थ जी, हम आपकी इसमें बिल्कुल सहायता करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में कुछ प्लान है कि आपको किस तरीके का स्टॉल बनाना है, या पहले कभी आपने स्टॉल फैब्रिकेट कराया है? अधिकतर केसेस में आपके पास शायद जवाब आएगा कि वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपके पास अधिकतर केसेस में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा जवाब आएगा? तो उसका कारण ये है कि अगर कोई कस्टमर पहले पार्टिसिपेट कर चुका होता है एग्जीबिशन में, तो उसका नंबर किसी ना किसी एग्जीबिशन की डायरेक्टरी में ज़रूर होगा। और अगर वो एग्जीबिशन की डायरेक्टरी में उसका नंबर होगा, तो बहुत सारी एजेंसीज जो होंगी उसको इस एग्जीबिशन के लिए डेफिनेटली कॉल कर रही होंगी उनके स्टॉल फैब्रिकेशन के लिए। तो इस वजह से वो हमें कांटेक्ट नहीं करेगा। या फिर सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? सेकंड सिनेरियो ये होगा कि उसको हमारा रेफरेंस दिया हो किसी ने। ठीक है, कि हमारे किसी प्रीवियस क्लाइंट ने उसको हमारा रेफरेंस दिया हो कि यहाँ से आप काम करा लीजिए। तो ही वो सिनेरियो हो सकता है कि वो हमें कॉल करे। उस केस में हो सकता है वो 2-3 बार भी पार्टिसिपेट कर चुका हो, बट मैक्सिमम केसेस आप हमारे पास जो इंक्वायरीज आएगी, मान के चलिए वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट होंगे, अगर उनको किसी ने रेफरेंस नहीं दिया तो। तो हम मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपेंट होगा तो उसको भी इसी तरीके से डील करना है मोटा मोटा, बट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट। वो कहेगा जी मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि इसके बारे में आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, तो आप मुझे गाइड कीजिए। तो हम उनको बोलेंगे कि सर ठीक है, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूँगा या करूँगी। मुझे आप ये बताइए, जो आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस एग्जीबिशन का नाम क्या है? और उस एग्जीबिशन का वेन्यू क्या है? एंड डेट क्या है सर? तो क्लाइंट आपको ये तीनों ही चीज़ें बताएगा, क्योंकि उसको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि आपके स्टॉल का सर साइज़ क्या है और वो कितने साइड ओपन है? तो ये हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में हमें पूछ लेने हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर तो वो स्टॉल का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, कुछ भी साइज वो बता रहा है, तो अगर साइज छोटा है या बड़ा है, तो आपको उससे ये कंफर्म करना है कि सर आपने अपने स्टॉल के लिए बेयर स्पेस बुक किया है या फिर बिल्ट अप स्पेस बुक किया है। तो कई बार क्लाइंट को इस के बारे में आइडिया नहीं होता है, बेयर और बिल्ट अप के बारे में। तो आपने उसको दोबारा से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कि सर आपने अपने लिए रॉ स्पेस लिया है या फिर आपने ऑक्टेनम सिस्टम वाला स्टॉल लिया है जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, देखिए हमें इतना डिटेल में क्यों समझाना है क्लाइंट को, उसके पीछे कारण है। हमें अपने आप को क्लाइंट के हिसाब से ढालना है कि क्लाइंट को कौन सी भाषा या किस तरीके से समझ में आता है। हमें वो ट्राई करना है कि क्लाइंट को हम अपनी बात किस तरीके से समझा पाएं। और सेकंड चीज, क्लाइंट जो बोल रहा है, ठीक है, क्लाइंट हमारी तरह टेक्निकली साउंड नहीं है इस काम के लिए।
तो क्लाइंट जो बोल रहा है हमें वो एक्सपीरियंस के साथ समझना होगा कि क्लाइंट बोल क्या रहा है और बोलना क्या चाहता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्लाइंट के हिसाब से ढलना है बोलने के मामले में, और सुनने के मामले में भी हमें क्लाइंट के हिसाब से ही ढलना है। ठीक है, और रॉ स्पेस और उसका बिल्टअप स्पेस के बारे में मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता होगा आपको तो। बिल्टअप एरिया या फिर ऑक्टेनम सिस्टम वाला एरिया वो एरिया होता है जो कि ऑर्गेनाइजर से ऑलरेडी क्लाइंट कई बुक करा लेते हैं, जिससे कि उनको वाइट कलर का सिस्टम वाला स्टॉल मिलता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा कोई ना कोई टीम मेंबर आपकी हेल्प कर देगा, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड, रॉ स्पेस। ठीक है, या फिर हाँ, रॉ स्पेस। रॉ स्पेस होगा जिसपे कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक खाली जगह मिल रही है जिसपे उसे अपना स्टॉल बनाना है। क्लियर? तो हमारा जो काम रहता है, मेन काम जो हमारा है वो रॉ स्पेस में ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमाइज एग्जीबिशन स्टैंड बनाते हैं। तो कस्टमाइजेशन वहीं पॉसिबल है जहां पे हमें रॉ स्पेस मिले और हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन बना पाएँ। ठीक है, कई लोगों को हो सकता है ये सारी चीज़ें पहले से पता हो जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके लिए ये रिवीजन है। एंड जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये पूरी ट्रेनिंग है, तो इसको अच्छे से ग्रैब करना है आपको। अगला आता है, हमें स्टॉल के साइज के हिसाब से उससे आगे की डिटेल्स लेनी है। जैसे कि मान के चलिए उस क्लाइंट का स्टॉल 18 मीटर या उससे नीचे का स्टॉल है, तो हमें हमारे पास जो रेडी रेफरेंसेस पड़े हैं 40-50 जो भी हैं, वो आप उसको रेफरेंसेस शेयर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सा डिज़ाइन समझ में आया सर, वो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी कोटेशन और आपके हिसाब से मॉडिफाई करके दे दूंगी। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट, अगर स्टॉल का साइज बड़ा है, मान लीजिए 36 मीटर का है या फिर 50 मीटर का है, 100 मीटर का है, 150, 200, 500, जो मर्जी साइज हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट पूछनी है। देखिए, अब अगला स्टेप जो है, जो हमें क्लाइंट से पूछना है, जिसके बारे में वो बहुत इंटरेस्टेड होगा बताने में भी, तो वो है हमें क्लाइंट से उसके बिजनेस के बारे में पूछना है। बिजनेस के बारे में क्या पूछना है कि सर आप क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताने में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि उसे आदत रहती है उस चीज़ के बारे में बताने की। तो ये सवाल पूछ के उन्हें बोलने देना है वो, और जो जो वो बोल रहा है उसको नोट करते रहना है। ठीक है, तो हमने उससे उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछा। प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस के केस में क्या होता है कि सिर्फ ग्राफिक्स ही डिस्प्ले होते हैं। लाइक कि कोई वेबसाइट सर्विस बना रहा है। ठीक है, तो वो वेबसाइट वाला क्या करेगा, अपने पोस्टर लगाएगा। कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो अपने पोस्टर लगाएगा, या कोई ट्रेडर है इधर का माल उधर करता है तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इस टाइप की काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर है, बट ये हो गया कि वो ग्राफिक डिस्प्ले करता है, सर्विस प्रोवाइडर। बट इन केस के वो एक प्रोडक्ट बेचता है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि 3 तरीके के चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होगा बिल्कुल स्मॉल प्रोडक्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, दूसरा होगा मीडियम साइज के प्रोडक्ट, और तीसरा होगा मशीनरीज। ठीक है, अब हम इन तीनों को कैसे डिस्प्ले होता है ये बताएंगे। तो हम जब क्लाइंट से पूछेंगे आपका प्रोडक्ट क्या है, तो क्लाइंट हमें बताएगा कि मेरे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं। ठीक है, या फिर बोलेगा कि मेरे जो है कि हम कुछ मीडियम साइज के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है माइक्रोवेव हो, या फिर किसी गाड़ी का कोई छोटा पुर्जा हो। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी मशीन का पार्ट हो, ये हो सकता है। या फिर थर्ड होगा कि वो पूरी की पूरी मशीन ही बनाता है। ठीक है, अगर तो वो छोटे छोटे पार्ट्स डिस्प्ले करता है। ठीक है, छोटे पार्ट्स हैं, मेरा मतलब सिर्फ मशीन के पार्ट आप मत समझिए। हो सकता है कि वो किसी फूड कंपनी है कोई, ठीक है, जो कि टॉफ़ियाँ बनाती है,
या फिर कोई हनी बनाती है, या फिर कोई मैगी बनाती है, या इस टाइप के प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, जो छोटे साइज़ के प्रोडक्ट हो गए, वो कंपनी अपना बताएगी तो आपको प्रोडक्ट उसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे-छोटे प्रोडक्ट है, खाने का सामान या फिर कोई छोटे नलके हो गए, या फिर किसी मशीन के स्मॉल प्रोडक्ट्स हो गए। तो उस केस में हमें जो डिज़ाइन में हम लोग देते हैं वो शेल्फ्स देते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या डिस्प्ले करना चाहता है, उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो उस केस में शेल्फ्स लगती हैं, ग्लास की शेल्फ हो सकती है, वुडन की शेल्फ हो सकती है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर वो कुछ मीडियम साइज़ के प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि कुछ पाइप है लोहे के, ठीक है, या फिर कुछ गाड़ी के पार्ट्स हैं, गाड़ी के पार्ट्स से मेरा हो सकता है कि कोई लाइट हो गाड़ी की, ठीक है, या फिर किसी मशीन का कोई पुर्जा हो जो मीडियम साइज़ का हो। तो उस केस में क्या डिस्प्ले के लिए काम आते हैं, क्योंकि उसका वेट हैवी होगा जो कि शेल्फ नहीं ले पाएगी। ठीक है, क्योंकि शेल्फ छोटे प्रोडक्ट्स का वेट ले सकती है, अदरवाइज वो झुक जाती है, तो उस केस में हम लोग पोडियम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है कि हम पोडियम कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं या फिर शेल्फ कहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो पोडियम के केस में थोड़े मीडियम साइज के प्रोडक्ट होंगे, शेल्फ के केस में बहुत छोटे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, और उनका वेट भी हल्का होगा जो शेल्फ में प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब मीडियम प्रोडक्ट बेस्ड लोगे, अब आती है मशीनरी की बात कि क्लाइंट कहता है कि जी मेरे को तो मशीन डिस्प्ले करनी है। हो सकता है वो पैकेजिंग मशीन हो, ठीक है, हो सकता है वो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन हो, ठीक है, जो कि प्लास्टिक के मोल्डिंग से बनती हैं। तो आपको कंफर्म करना है कि उसका वेट क्या होगा सर, उसका साइज़ क्या होगा। अगर मशीन के केस में वेट और साइज़ उसको पूछना है, और ये भी कंफर्म करना है कि सर वो डायरेक्टली फ्लोर पे रखनी पड़ेगी हमें, ज़मीन पे, हॉल के फ्लोर पे, या फिर वो प्लेटफॉर्म पे आप रखवाना चाहेंगे कि हम लकड़ी का प्लेटफॉर्म लेके उस पे रख दें। इन केस के क्लाइंट की मशीन का वेट जो है 200 किलो से ज़्यादा है, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि वो हॉल के फ्लोर पर ही रखे। सेकंड केस, अगर वेट 100, 150, 200 किलो है, बट वो उस मशीन को ऑपरेट करना चाहता है, चलाना चाहता है, ठीक है, कि लाइव उसमें रखेगा, चलती रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, मशीन जब चलती है तो वो वाइब्रेट करती है। अगर तो वो हमारे लकड़ी वाले फ्लोर पे रखी होगी, क्योंकि मैंने बोला कि अभी 200 केजी या उससे नीचे की हम लोग फ्लोर पे रख सकते हैं अपने लकड़ी वाले फ्लोर पे, प्लेटफॉर्म पे, बट वो उस केस में रख सकते हैं अगर मशीन लाइवली चले ना, मतलब ऑपरेट ना हो, सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी हो। बट अगर वो ऑपरेट हो रही है किसी भी कारण से, तो हम उसको हॉल के फ्लोर पे रखेंगे, क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट होती है, जिससे कि पूरा स्टॉल हिलता रहेगा। अगर लकड़ी के फ्लोर पे रखेंगे तो इसलिए हम उसे हॉल के ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, और उतने एरिया से हम प्लेटफॉर्म कट करेंगे और बाकी के एरिया में प्लेटफॉर्म रहेगा। और एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि अगर मशीनें ही हमें रखनी है तो हम बिना प्लेटफॉर्म के भी पूरा स्टॉल बना सकते हैं, अगर मशीनें ही पूरे स्टॉल में डिस्प्ले हो रही हैं तो जितने एरिया में सीटिंग है उसमें रख सकते हैं। बट मशीन के केस में आप मान के चलो कि 80% से अधिकतर केसेस में डायरेक्ट कारपेट लगेगा, प्लेटफॉर्म लगेगा ही नहीं। ठीक है, प्लेटफॉर्म लगेगा तो उस केस में, जबकि मशीनें थोड़े एरिया बचा हुआ हो और क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि उसे चाहिए ही चाहिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमारा फ्लोर पे मशीन्स, मीडियम साइज के प्रोडक्ट्स होंगे पोडियम के ऊपर, एंड थर्ड स्मॉल साइज के प्रोडक्ट्स होंगे अपने शेल्फ्स के ऊपर। अब एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब मीडियम साइज के और स्मॉल साइज के प्रोडक्ट जो होते हैं, उस केस में हम क्लाइंट से एक चीज़ और पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज कितनी हैं। ठीक है, कैटेगरीज से मेरा मतलब है कि मान के चलिए कोई कैंडी बनाती है, कोई कंपनी टॉफ़ियाँ बनाती है, तो वो अलग-अलग कैटेगरीज हो सकती है कि एक चॉकलेट वाली कैटेगरी हो, एक स्ट्रॉबेरी के अलग-अलग फ्लेवर्स और अलग-अलग साइज़ेस की अलग कैटेगरी हो, या फिर किसी और फ्लेवर की अलग कैटेगरी हो, तो ऐसे 4-5 फ्लेवर्स हो सकते हैं जो कैटेगरी बना सकते हैं वो। सेकंड, जब हम लोग बात करते हैं छोटे टूल्स की, तो उसमें भी कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही कैटर करती हो, सेकंड कैटेगरी किसी और को कैटर करती हो, थर्ड किसी और को। तो इस तरीके से क्यों होता है कि ये अलग अलग कैटेगरीज हैं,
तो हम हर कैटेगरी के ऊपर एक पोस्टर दे सकते हैं और उसके नीचे उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कैटेगरीज भी आपको समझ में आ गई कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, कैटेगरीज के बारे में पूछना है, सो दैट के हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले की हो सके। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो थोड़े से कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो वो डायरेक्ट क्लाइंट से क्या पूछते हैं कि सर आपको प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करना है, मतलब आपको पोडियम पे रखना है, आपको शेल्फ पे रखना है, या फिर आपको फ्लोर पे रखना है। भाई हम अब पहले क्लाइंट के प्रोडक्ट को समझना चाहिए, फिर हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं डिटेल में ये वीडियो सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले की अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से आपको होपफुली बेटर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। अच्छा, प्रोडक्ट वाले केस में आपको एक चीज़ और पूछनी है क्लाइंट से कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, सेकंड उनके साइजेस कितने हैं। क्वांटिटी और साइज पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो छोटे प्रोडक्ट्स हैं तो आप क्लाइंट से उसकी कैटलॉग मांग लीजिए। ठीक है, वो कैटलॉग शेयर करेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि छोटे प्रोडक्ट्स के केस में क्लाइंट कहता है कि 100-150 प्रोडक्ट्स वो रखे रखे जाएंगे, 100-150 प्रोडक्ट्स। तो उस केस में कैटलॉग मांगिए तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डिस्प्ले करना है। ठीक है, और सेकंड केस हमारा है कि अगर मशीनरी है या बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में क्वांटिटी और साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम स्टॉल की बाकी डिटेल्स भी ले लेते हैं। स्टॉल की बाकी डिटेल्स में क्या होगा, देखिए स्टॉल का साइज अगर बड़ा है, हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा अपने माइंड के साथ। ठीक है, क्लाइंट उड़ता हुआ जहाज भी मांग सकता है, बट प्रैक्टिकली उसको समझना है हमारे अंदर कितना दिमाग है। मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये आपको लॉजिक के साथ यूज़ करनी है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला वैसे यूज़ करना है, इसके साथ अपने लॉजिक्स भी लगाने हैं। ठीक है, जैसे मानो कि हमने उसका स्टॉल का साइज पूछा, वो स्टॉल का साइज हमें बताया 18 स्क्वायर मीटर। अब हम उससे ये पूछने बैठेंगे सर आपको इसमें मीटिंग रूम चाहिए, स्टोर रूम चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, तो शायद क्लाइंट सब कुछ के लिए हाँ कह देगा, बट वो चीज़ें इस साइज के अंदर बैठेगा ही नहीं, मतलब इस साइज के अंदर आएगी ही नहीं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हमें स्मार्टली प्ले करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ कि कुछ साइजेस के साथ ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं होती, मतलब लग ही नहीं सकती, तो चाहिए या नहीं चाहिए उसका तो सवाल ही नहीं आता। ठीक है, अब हम लोग जो डिटेल की बात कर रहा हूँ हम लोग आगे लेके चलते हैं बड़े स्टॉलों की तरफ, और इसके साथ भी कुछ चीज़ें फिक्स होंगी। हम बात करते हैं कि सर आपको अगर स्टॉल साइज क्लाइंट का 36 या फिर उससे ऊपर कितना भी है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर आपको मीटिंग रूम चाहिए स्टॉल के अंदर, कोई वीआईपी मीटिंग रूम जहाँ पे आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स कर सकें किसी वीआईपी क्लाइंट्स के साथ। तो ये पूछना है आपको, यस नो तो वो क्लाइंट बताएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछना है कि सर स्टोर रूम रहेगा आपके स्टॉल के अंदर। स्टोर रूम क्लाइंट हो सकता है कि उसको मीटिंग रूम नहीं चाहिए और स्टोर रूम के लिए हाँ बोले, या हो सकता है ना भी बोले। अगर वो ना बोलता है तो उसको एक बार दोबारा से क्लेरिफिकेशन लेनी है स्टोर रूम के लिए। बोलना कि सर स्टोर रूम में बेसिकली अगर आप अपने आने वाले विजिटर्स को टी कॉफ़ी सर्व करना चाहते हैं, या फिर जो आपके गिफ्ट आइटम्स होंगे, अगर आप कुछ गिफ्ट आइटम्स अपने विजिटर को देना चाहते हैं, कुछ स्पेशल विजिटर्स को, या फिर जो आपकी कैटलॉग्स होंगी जो आप लेके आएंगे उनको स्टोर करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो जो डेली स्टॉल पे आएंगे उनको अपना जो बैग वगैरह होंगे, ऑफिस बैग्स या फिर हेलमेट, इस टाइप की कोई चीज़ें रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए रहे, तो आप बताइए, तो मैं एक स्टोर रूम इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ या कर देता हूँ। अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको क्लाइंट को क्लियरिफाई करना है, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट ने मान लीजिए कह दिया कि उसको स्टोर रूम की ज़रूरत नहीं है, हमने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करेगा, वो टीम कहेगी कि सर हो सकता है हमें स्टोर रूम चाहिए हो, फिर क्लाइंट हमें बोलेगा कि हमें स्टोर रूम चाहिए। तो आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आप
आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है, ना कि क्लाइंट के ऊपर बातों को छोड़ देना है। अगर आप सही से सजेस्ट करने में कामयाब रहे, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक अपनी छाप छोड़ देंगे क्लाइंट के ऊपर, जो क्लाइंट भूल नहीं पाएगा। ठीक है? क्योंकि अभी जो बाकी लोग ब्रीफ ले रहे हैं, उससे लाख गुना बेटर हम लोग ब्रीफ लेंगे, तभी हम उसके माइंड में अपना स्पेस बना पाएंगे और तभी वो हमें एक्सपर्ट मानेगा। ठीक है? तो स्टोर रूम आपने पूछ लिया, प्रोडक्ट डिस्प्ले की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है? तो अपने स्टोर रूम हो गया, मीटिंग रूम हो गया, लाउंज एरिया, वीआईपी लाउंज एरिया आपने पूछना है। वीआईपी लाउंज एरिया क्या होता है कि जहाँ पे आप सोफा सिटिंग करते हैं। लाउंज का मतलब वहाँ पे सोफा ही लगता है। ठीक है, सोटा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो सोफा लगाया जाता है और थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है वो, मतलब थोड़ा वीआईपी टाइप से उसको बना देते हैं अलग से। तो वीआईपी लाउंज एरिया चाहिए आपको, ओपन मीटिंग रूम कह सकते हैं, सोफा मीटिंग रूम ओपन उसको, आपके समझने के लिए, बट बोलेंगे वीआईपी लाउंज। चाहिए या नहीं चाहिए वो क्लाइंट के ऊपर है, वो समझ जाता है उस चीज़ को। इसके अलावा पूछना है कि सर आपको ओपन सीटिंग कितनी चाहिए, मतलब राउंड टेबल चेयर की सीटिंग कितनी चाहिए, वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि 2 3 4 5 जितनी चाहिए, जितनी सेट होंगी हम उतनी लगाएं, या फिर आप कुछ आइडिया दे सकते हैं, तो क्लाइंट आपको बताएगा कि कैसी चाहिए। ठीक है, वो एक आपने आइडिया ले लिया। और इन केस ऑफ अगर बहुत बड़ा स्टॉल है, ठीक है, 50 60 मीटर से ऊपर का स्टॉल है, तो उस केस में आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपको एक अलग से पेंट्री एरिया चाहिए, ओपन पेंट्री एरिया, जहाँ पे कि एक बार काउंटर टाइप से लगा हो, कॉफ़ी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने के लिए, इस टाइप का कुछ चाहिए आपको, तो वो थोड़ा सा अलग सा स्पेस लगता है। क्लाइंट बता सकता है कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसको दूसरे केस में भी ले सकते हैं। अगर फूड का कोई स्टॉल है, लेट्स सपोज चीज़ का स्टॉल है या केक वालों का स्टॉल है, तो वो क्या करते हैं कि लाइव किचन काउंटर रखते हैं, वहाँ पे वो अपना लाइव मेकिंग करते हैं। ठीक है, केक वाले केक बनाते हैं, किचन वाला और चीज़ वाले पिज़्ज़ा बना के दिखाते हैं। ठीक है, और वहीं पे ताज़ा बना हुआ टेस्ट कराते हैं लोगों को, पब्लिक को, तो उसको लाइव किचन भी बोलते हैं। तो लाइव किचन हो गया या फिर पेंट्री हो गई। लाइव किचन हम उस केस में बोलेंगे अगर फूड का किसी चीज़ का स्टॉल है और नॉर्मल बिजनेस स्टॉल है, तो हम उस केस में उसको ओपन बार काउंटर टाइप से बोलेंगे, जिसमें वो कॉफ़ी या फिर मॉकटेल सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपने पूछना है। ओपन सीटिंग भी पूछ लिया आपने, लाउंज वाउंज सब पूछ लिया, मीटिंग रूम वगैरह। अब आपको पूछना है कि सर आप जो फ्लोरिंग कुछ आपकी है कि कुछ एक्सपेक्टेशन कि आप कारपेट फ्लोरिंग लेना चाहते हैं, वुडन लेना चाहते हैं, लैमिनेट लेना चाहते हैं, तो क्लाइंट आपको हो सकता है कि अगर थोड़ा सा पता हो उसको, तो वो अपनी चॉइस बता देगा, अदरवाइज वो पूछेगा कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आपको बोलना है कि सर जो कारपेट फ्लोरिंग होती है, वो एक नॉर्मल फ्लोरिंग होती है, जो कि आप मान के चलिए 90% स्टॉलों में, एग्जीबिशन के अंदर वो कारपेट फ्लोरिंग ही लगती है। बट अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से थोड़ा सा अलग लग्जरी लुक देना, तो आप लैमिनेट फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग लगवा सकते हैं। ठीक है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये क्लाइंट को आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, तो वुडन फ्लोरिंग या लैमिनेट फ्लोरिंग चाहता है, ये हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछना है कि सर आप लोगो कैसा लगवाना पसंद करेंगे, जो कंपनी का नाम है, जो साइन बोर्ड होता है, जैसे 3D लोगोज होते हैं, लाइट वाले लेटर्स, जैसे आपने देखा होगा कि शॉप के बाहर भी मोटे मोटे लाइट वाले लेटर्स होते हैं, वैसे लगवाना पसंद करेंगे, या फिर नॉर्मल स्टिकर वाले, या फिर सिर्फ 3D, मतलब पतले वाले 3D कटिंग लेटर्स, वो लगवाना पसंद करेंगे। तो उस केस में भी क्लाइंट पूछ सकता है कि आपसे फ़र्क क्या होता है। तो उस केस में आप बता सकते हैं सेम चीज़ कि सर जो लाइट वाले लोगोस होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टिकर विनाइल वाले लोगों से। और वो आपके ऊपर है कि आप अगर जैसा बोलेंगे, हम लोग उस हिसाब से स्टॉल का डिज़ाइन बनाएंगे और वही चीज़ लगा के देंगे आपको। ठीक है, और थोड़ा सा लग्जरी लुक भी लगती है 3D लोगों में, ये आप क्लाइंट को बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी उससे पूछ लेने कि किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन वो लेना चाहता है अपने स्टॉल के लिए। तो इस वीडियो में हमने मोटा मोटा क्लाइंट से उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट स्टॉल की ले ली है।
एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करूँगा कि उसमें आपको ग्राफ़िक के बारे में भी थोड़ा क्लाइंट से पूछ लेना है कि सर किस तरीके के ग्राफ़िक आप अपने स्टॉल में यूज़ करना चाहते हैं। वो बैकलिट हो सकता है, डिजिटल प्रिंट्स डायरेक्टली वॉल पे हो सकते हैं, सनबोर्ड हो सकता है या फिर फ्लेक्स हो सकता है। तो ये आप क्लाइंट के सामने ऑप्शन रख सकते हैं, उसको अगर पता हो तो वो बता देगा, नहीं पता हो तो आपको बोलना है कि सर ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो हम लोग स्टॉल में लगा के आपको दिखा देंगे, ठीक है, कि आपके स्टॉल के डिज़ाइन के साथ क्या चीज़ अच्छी लगेगी, तो हम वो आपको सजेस्ट कर देंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आपके डिज़ाइन के हिसाब से, जो भी होगा। अदरवाइज़ कोई चॉइस है तो हम वो चॉइस ले सकते थे, ठीक है? तो इसमें हम ये सभी पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। तो मोटा-मोटा हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि हमें इस वाले केस में, एग्ज़िबिशन के केस में औरों से काफ़ी आगे ले जा सकती है। ठीक है? तो वो क्वेश्चन क्या है, जो हमें क्लाइंट से पूछना ही पूछना है, हर कंडीशन में पूछना है। ठीक है? तो वो क्वेश्चन है कि सर मुझे आपकी मोटा-मोटा तो सारी डिटेल्स मिल गई हैं या मिल गया है। और अब मुझे आप ये बताइए कि आप अपने स्टॉल के अंदर, स्टॉल में क्या चीज़ ऐसी है आपकी जो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना चाहते हैं, या फिर क्या आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है, जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी की पहचान हो, और ऐसा क्या चाहते हैं आप? ठीक है, थोड़ा-सा मुझे वो आइडिया दीजिए, तभी हम उस चीज़ पे फ़ोकस करके उसको हाइलाइट करेंगे, ताकि आपके स्टॉल के आस-पास से जाने वाले लोग उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हों और आपकी एक ब्रांड इमेज में वो अटैच हो जाए चीज़ें। तो अगर आप इस तरीके से क्लाइंट को बोल दोगे ना, और इसके बारे में जब क्लाइंट आपसे बोलता है, अगर आपने ये चीज़ उससे पूछी और उसके नोट करके हमारे डिज़ाइनर को दे दी, तो डिज़ाइनर का काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारे डिज़ाइन पास होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि जैसे डिज़ाइन्स हम लोग बना रहे हैं, हमारे डिज़ाइनर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट ब्रीफ जैसी आ रही है, वो वैसे डिज़ाइन बना रहे हैं, और वैसे ही डिज़ाइन बन के क्लाइंट के पास जा रहे हैं और क्लाइंट 50 लोगों से बात कर रहा है, सबके डिज़ाइन एक जैसे आ रहे हैं, बट क्लाइंट को वो चीज़ क्लिक ही नहीं होएगी ना। जो क्लाइंट को चाहिए वो समझ में नहीं आएगा, यार ये सारे डिज़ाइन तो एक जैसे हैं, तो इसमें क्या अलग है? तो अगर हम उससे पूछते हैं कि सर आप में ऐसा क्या स्पेशल है, जो कि जो विजिटर है वो दूसरे के पास ना जाके आपसे काम कराते हैं, या फिर जो आपके कस्टमर है वो दूसरों से ना करा के आपसे काम कराते हैं। ठीक है, हो सकता है वो बोले मेरी क्वालिटी बेस्ट है, हो सकता है वो बोले हम 15 साल से हैं, हो सकता है वो बोले कि वी आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स। ठीक है, कई स्टॉलों पे आपने देखा होगा कि वो 25 ईयर्स लिख देते हैं बड़ा बड़ा, तो वो उनकी यूएसपी है कि उनको 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसको हाईलाइट करते हैं, जैसे ही वो हाईलाइट करते हैं तो उनके पास विजिटर आता है, भैया इस पे तो ट्रस्ट है यार, औरों से अलग है। ठीक है, तो एक टाइम अलग बना देता है, या फिर वो कहता है कि मेरे पास तो एक ऐसा कोई केमिकल है या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो दूसरों के पास नहीं है, तो हम वो फॉर्मूला हाईलाइट कर दें। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी नया नया आया है, तो हमने एक पोडियम बनाया, उसको रोटेटिंग किया, उसको उस प्रोडक्ट पे सेंटर में रख दिया, भैया यही प्रोडक्ट उसका सबसे बेस्ट है, और उसके बारे में कुछ हाईलाइट करके ऊपर लिख दिया, तो वो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया। या फिर वो कहता था मेरा तो ब्रांड ही है यार, ब्रांड, तो उसके ब्रांड पे फोकस कर दिया हमने, तो भैया मेरा ब्रांड ही काफ़ी है, माई ब्रांड इज़ अ यूएसपी। तो हम उसके माइंड को समझ गए कि उसका जो ब्रांड है दैट इज़ यूएसपी, तो हमें उसके ब्रांड को हाईलाइट कर देंगे तो हम दूसरों से अलग हो जाएंगे, कि बाकी सब लोग सेम साइज के लोगो लगा रहे होंगे। ठीक है, फेशिया पे एक इधर एक इधर एक इधर लोगो लगा दिया, एक दीवार पे लगा दिया, बात खत्म। बट कहता है ब्रांड यूएसपी है, तो हमने एक अलग से उसके लिए वॉल क्रिएट करी, जिसपे कुछ घास लगाई, इधर से वुडन टेक्सचर कुछ लगाया, उधर से कुछ लैंप लूम्प लटक रहे हैं, फिर बीच में उसका लोगो आ गया दीवार पे, तो एक सेल्फी टाइप का हो गया, नीचे सोफा लगा दिया उसके,
बंदा बैठा है पीछे, उसका लोग है, मस्त लग रहा है, ठीक है, तो बंदा वो लोगो देख के पागला आ जाएगा, कहते हैं ना, अरे भैया क्या बना दिया तुमने यार। तो क्लाइंट की यूएसपी पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मेरा की टेक अवे है, जो कि शायद फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, बट मैं क्लाइंटों से तो मैं तो पर्सनली पूछता हूँ, बट आप लोगों को कभी बताया नहीं, तो आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। ये हमारे सेलिंग के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो फाइनली अब बारी आती है क्लाइंट से बजट पूछने की, ठीक है। तो बजट का थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देखें और उससे आपको हेल्प मिलेगी, एंड आई एम श्योर कि इससे आपको क्लाइंट बजट भी बता देगा, वो भी बहुत ही इजीली। क्लाइंट के लिए इजी होगा, आपके लिए बजट निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो प्रैक्टिस रहेगी तो इजीली हो जाएगा आपसे भी।